वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 2 नवंबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उसे हम लोग आज देखेंगे, ताकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट को इससे काफ़ी मदद मिल सके। साथ ही जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप लोग फिल करते हैं, वो सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, उसमें पीटी और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उसे भी हम लोग साथ देखते चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग युक्ति आईएएस का ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ महत्वपूर्ण कमेंट, आपके सुझाव अपने कमेंट सेक्शन बॉक्स में दे सकते हैं। ऐप आप लोग डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ बहुत से बेनिफिट आपको मिलेंगे। आपको 299 के पैकेज में जो 1 साल का वैलिडिटी प्लान है, जिसका आपको दैनिक जागरण के की नोट्स, अंडरलाइन पेपर्स और जो भी महत्वपूर्ण गाइडलाइंस है वो आप लोग को प्राप्त होगा। ऐसे ही बहुत से टेस्ट चल रहे हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, 68 बीपीएससी को लेकर क्लासेस स्टार्ट है, तो उसमें आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर सभी जानकारियाँ दी गई है और आप लोग उससे जुड़कर, टेलीग्राम चैनल से जुड़कर संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे दैनिक जागरण के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को आज इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको बताया था कल केस स्टडी के तौर पर आपको इस घटना को देखना है कि इसके ड्रॉबैक क्या थे, जिसके लूप होल क्या थे, जिसके कारण ये घटना का अंजाम हुआ। देखिए, प्रधानमंत्री ने कल यही बात बोली है। आप लोग चीज़ों को समझिए, अपने किसी भी टॉपिक को एग्ज़ाम ओरिएंट कैसे क्रिएट करना, कैसे उसे टैली करना है, ये आप अब सीख गए होंगे। उसको बेहतर तरीके से उस घटना या किसी भी प्रकार की कोई घटनाएं कहीं देश में हो रही है तो उसको अपने सिलेबस के साथ कोऑर्डिनेट करना सीखिए। देखिए, मैंने कल आपको क्या बोला था कि इस घटना के लूपहोल से आपको सीखने की ज़रूरत है। और आप अगर डीएम कहीं के बनते हैं तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, अगर आप किसी क्षेत्र विशेष के डीएम बनते हैं तो इस प्रकार की घटनाएं जिस तरह होती, भगदड़ होती है, उस भगदड़ के जब मचती है किसी तीर्थ स्थल पर तो बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है, या इस प्रकार के मोरबी घटनाएं, या तो सियोल में जो घटना घटी उसमें आप अगर वहां पर सक्षम पदाधिकारी होते तो आपके पास क्या क्या विकल्प होते। तो देखिए, मैंने कल आपको बताया था जो ड्रॉबैक है, लूप होल है, उससे हमें सीखना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री के द्वारा भी कल यही बात बोली गई है, जो भी जांच में मिलेगी सीखों से जल्द लागू किया जाएगा। जो भी सीख मिलेगी उसको रिलेट करके, साथ ही साथ देखिए यहाँ पर एक चीज़ और भी बताई गई इनके द्वारा, कोई भी नेता और अधिकारी न करेगी जांच का हस्तक्षेप, अर्थात जो भी जांच होगा न्यूट्रल जांच होने की बात की गई है। ये सबसे अहम पक्ष है इसका, इस घटना का। क्योंकि अगर देखिए भारत में होता है क्या ना, किसी भी घटना परिघटना के संदर्भ में अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है तो नेता अधिकारी है ना, उस घटना को न लिपापोती करना शुरू कर देते, या किसी बड़े रसूख वाले लोग जो होते हैं, उसको जुड़े हुए लोग रहते हैं, उसको बचाने का प्रयास करते हैं। आम जनता को जो न्याय मिलना चाहिए ना, वो कहीं ना कहीं देरी हो जाए। जैसे भोपाल कांड आप लोग सुनेंगे, भोपाल आइसोसाइनाइड का जो कांड हुआ था, तो देखिए उसमें कितने लोग मारे गए थे, उसकी न्याय की प्रक्रिया कैसी थी और कितना उसको उस संबंधित व्यक्ति को कितना दिया गया था मुआवजा। आप इसी से समझ सकते हैं कि सिस्टम क्या किस रूप से काम करती थी। या तो फिर वर्तमान में आप हाल ही में घटना देखे होंगे जहां पर सिस्टम या तो किसी प्रकार का गैंग रेप होता है, उसमें किस प्रकार से पूरा सिस्टम महकमा उसे बचाने पर तुल जाता है रसूख लोगों को। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आम जनता को सक्षम न्याय प्राप्त हो, यह सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार के देखिए, प्रधानमंत्री के बोल देने मात्र से ही ये चीज़ें जानते हैं बहुत हद तक सुधर जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी प्रकार का नेता या अधिकारी कोई इस प्रकार के दबाव में आके कोई काम करेगा ना, तो सिस्टम उसके खिलाफ काम करेगी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी संबद्ध व्यक्ति होगा, मान लीजिए जिसका जो जांच अधिकारी करेगा, वो अब उसके पास एक टैग मार्क स्थापित हो गया कि पीएम के द्वारा डायरेक्ट हस्तक्षेप इस मामले में है। अगर वो किसी प्रकार का आनाकानी करेगा तो उसकी नौकरी से या तो जो पद पर होंगे उस पर सवाल उठ जाएगा। तो इसलिए सभी व्यक्ति जवाबदेह होकर काम करने का प्रयास करेंगे। और ये देखिए, केस स्टडी के तौर पर इसे यूज़ करिएगा कि कोई
शीर्षस्थ अधिकारी अपने अधीनस्थ को कोई ऑर्डर देता है तो वो कहीं ना कहीं, देखिए आप पैरेलल समझ लीजिए डीएम के संदर्भ में। आप जिला में डीएम हैं और पंचायत स्तर पर या तो ब्लॉक लेवल पर आप कोई विजिट करते हैं जहां पर अनियमितता प्राप्त होता है, तो आपको निर्देश डायरेक्ट देते हैं इससे। तो देखिए ये जो अधिकारी होगा ना, कभी भी अपने काम के प्रति कोताही नहीं करेगा, क्योंकि डीएम ने आदेश दिया है। अगर कुछ फिर से कुछ इसमें ड्रॉबैक या लूप होल पता चल गया, इस प्रकार की घटनाएं हो गई, तो जितना इस सिस्टम के नीचे आदमी होगा ना, सभी पर सवालिया निशान हो जाएगा। वो ब्लॉक लेवल पर अधिकारी हो या पंचायत लेवल, जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे सभी पर गाज गिरेगा। इसलिए देखिए अब देश का प्रधानमंत्री ने, पीएम ने ऐसा निर्देश दिया है, तो पीएम से राज्य में जाएगा, सीएम होगा ना, सीएम के नीचे बहुत से अधीनस्थ जिला में है, डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट के नीचे जो क्षेत्र मोरबी स्थल होगा ब्लॉक लेवल में होगा, तो सारे अधिकारी पर गाज गिरेगा। इसलिए जो भी सिस्टम है ना, अब बेहतर तरीके से काम करेगा। तो देखिए और भी चीज़ें हमें करने सुधारने की ज़रूरत है, पर इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि यह कह देना सिस्टम को जवाबदेही बना देने के एक बिंदु आगे बढ़ा देता है। अब इस पर देखिए प्रधानमंत्री की कितनी सरसरी निगाह हो सकती है, ये ज़्यादा डिपेंड हो जाएगा। अब इस पर कितना आउटपुट वो लेते हैं। अब मान लीजिए बोल दिए और चले गए, अपने कार्य और क्षेत्रों में चले गए। अब किसी सचिव को, या तो जो स्टेट लेवल के सचिव होते हैं, केंद्रीय सचिव, या तो अपने पीएमओ अधिकारी जो सचिव होंगे, उनको अगर अपॉइंट नहीं करते हैं ना इस मामले के लिए कि आप इस मामले की जितनी जांच होंगी मुझे डायरेक्ट आप जानकारी देंगे, तो अगर ये नहीं करेंगे, इस पर डायरेक्ट बार बार इस पर रिकॉल नहीं करेंगे, तो इसका जांच का आउटपुट भी उस स्तर पर नहीं पहुंचेगा जिसकी उम्मीद की जाती। इसलिए सभी पार्ट को समझने की ज़रूरत है। और जो मैं आपको पिरामिड ये बताया ना, ट्रायंगल वाला, तो ये आप केस स्टडी के तौर पर यूज कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, दिल्ली में हवा हुई जहरीली, एयर इंडेक्स पहुंचा 424, कितना खतरनाक स्थिति पहुंच गया। और यह टॉपिक जो होगा यूपीएससी के जीएस पेपर 2 प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से जुड़ा हुआ। मैंने इसे कुछ दिन पहले ही इस पर चर्चा किया है, तो आप लोग वीडियो देख लीजिए, लिंक दिया रहता है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, पहले के जो न्यूज़ है उसे देख लीजिएगा। तो इसे समझने की ज़रूरत है कि क्यों इस तरह, देखिए इसमें राजनीतिकरण किया जा रहा है। कल मैं किसी मंत्री की बात सुन रहा था, किसी मंत्री या राजनेता कोई थे, उनके द्वारा बोला गया दिल्ली के किसी राजनीतिक पॉलिटिक्स मैन के द्वारा कि यूपी में जो गाड़ी है ना उसके कारण दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। देखिए मैं आपको क्या बोला, जब तक जवाबदेहिता तय नहीं होगा ना, तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उस दिल्ली के उस राजनेता को इतनी शर्म की बात उन्हें नहीं लगा कि आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे स्टेट में कह रहे हैं, दूसरे स्टेट पर आप अपना आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यहाँ पर एंगल ऑफ ट्रायंगल कुछ और ही है। अभी हवाएं इधर से आ रही है पंजाब हरियाणा की तरफ से, तो जाके फोग और पराली जलता है, तो जाके इस वर्ष हर साल इस दिल्ली में इस आसपास के क्षेत्रों में फोग हो जाता है, जिसके कारण प्रदूषण। और दिल्ली में अनियंत्रित गाड़ी की संख्या है, उस पर कोई कार्य नहीं करना। मैं पर्सनली मैं जब दिल्ली में था, अभी मैं दूसरे स्टेट में हूँ, तो आप समझ सकते हैं, या बेंगलुरु में, जहाँ पर मुंबई में, बड़े बड़े टाउन में आपको गाड़ी मालिकों के लिए गैरेज नियम नहीं है कि आप अगर गाड़ी रखते हैं तो आपके लिए एक उसके लिए गैरेज रखना होगा, नहीं तो आप गाड़ी नहीं रख सकते हैं। महानगरों में सख्त निर्देश ये देना चाहिए, ओड इवन नंबर से कुछ नहीं होने वाला है। गाड़ियों की संख्या जब तक नियंत्रित उस स्टेट में नहीं होगी, अब बोला जा रहा है यूपी में गाड़ी जा रही है वहाँ से, तो यार आवागमन के लिए चीज़ें आएंगी जाएंगी। अब दिल्ली की गाड़ी यूपी या तो बिहार या तो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड नहीं जारी होगी। इसका मतलब आप इस आधार पर ये कहना चाहते हैं कि आप गाड़ियों को रोक दीजिए, अपने अर्थव्यवस्था को रोक दीजिए, देश की अर्थव्यवस्था को रोक दीजिए। इसी के लिए होता है कि नेता अगर बिना पढ़ा लिखा नेता अगर पहुंच जाता है विधायिका में ना, तो चीज़ें अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सब चीज़ सचिव नहीं समझाएगा ना, एक व्यवहारिक पक्ष भी आपको जानना है, ज़रूरी है ना। नेता बस भाषण देने से नहीं हो जाता। ये सब चीज़ें जब आती है ना, मैं अंदर से रूंध हो जाता हूँ कि इस प्रकार के देश में नेतृत्व इन लोगों को मिला हुआ जिनको ये तक नहीं पता है कि चीज़ें कहाँ से अडॉप्ट हो रही, चीज़ें कहाँ से प्रभावित हो रही,
केंद्र बिंदु क्या है, या तो इतना जहरीली हो रही है तो कम से कम चुप तो रहें, आप नहीं कुछ कर पाते कम से कम चुप रहें। इस प्रकार का राजनीतिकरण नहीं कीजिए, नहीं तो होगा क्या, आप लोगों को मार दीजिएगा अपनी हठ धर्मिता का, राजनीतिक हठ धर्मिता के कारण में, और एक पूरा कुनबा समाप्त हो जाएगा। तो मैं इसलिए सब चीज़ों पर थोड़ा सा आप लोगों को अंदर तक डीपली बोल देता हूँ, बता देता हूँ। हालांकि देखिए यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को दिवाली के पहले बताया था प्रदूषण क्यों दिल्ली में हो जाता है, तो उस कॉन्सेप्ट को आप लोग देखिएगा, क्योंकि अभी हवाएं चलती जो हरियाणा पंजाब की ओर से दिल्ली की ओर चलती हैं, तो जिसमें होता क्या है कि आप लोगों को यह और नीचे का जो फॉग होता है वो नीचे के ओजोन लेयर को बढ़ा देता है, सतही ओजोन लेयर को। साथ ही साथ इस वर्ष दिवाली में जो पटाखे फोड़े जाते हैं, ऊपरी कोहरा के कारण वो पटाखे की धुएं जो बाहरी वातावरण नहीं जाता है, आंतरिक वातावरण या धरातलीय वातावरण पर रह जाता है, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है। बहुत से कारण है, एक कारण नहीं, इसके बहुत से एस्पेक्ट हैं। तो इसको आप लोग जाके उस वीडियो में देखिएगा, बहुत विस्तृत तरीके से मैंने बताया है। अब चीज़ों को इसी प्रकार से समझने की ज़रूरत है, बस कोऑर्डिनेट करते चलिएगा आगे। चलिए नेक्स्ट है, आपको एक न्यूज़ है, उसके बाद मैं इसे कवर करूँगा। एक सेकंड, कहाँ चला गया, चलिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा, यह आपको एग्ज़ाम में ट्रिपल स्टार इसको रखिएगा। ये लगातार अल्पसंख्यक से संबंधित मुद्दे से प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आप रिपीट क्वेश्चन इसको कहिए, यूपीएससी का या स्टेट पीसीएस का आपको प्रश्न यह देखने को मिल जाएगा। अब यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 अल्पसंख्यकों से संबंधित जो मुद्दा टॉपिक है उससे रिलेट होगा, और स्टेट पीसीएस वाले अभ्यर्थी आप इसे है ना अपने जीएस पेपर से टैली करके टॉपिक न्यूज़ को देखिएगा। देखिए पहले न्यूज़ को हम लोग देख लेते, उसके बाद मेन पॉइंट सब पॉइंट को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर बात की गई है कि अल्पसंख्यकों की पहचान का मामला गंभीर और दूरगामी परिणाम वाला होगा, केंद्र सरकार का यह मानना है, कहा गया है। यह कहीं काफ़ी हद तक ये सही भी है। इसे पहले जूम कर दूं मैं ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। और किसी अभ्यर्थी ने यह बोला था कि सर पेपर सही से नज़र नहीं आता। एक्चुअली होगा, दो कारण इसके हैं। एक पीडीएफ की क्वालिटी ही अवेलेबल नहीं ढंग से हो पा रही, क्योंकि दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं चल रहा है इशू। और साथ ही साथ अगर आपकी वीडियो क्वालिटी आप सही कर लीजिएगा, मान लीजिए 144 पर आपका चल रहा होगा, या 280 पर कर लीजिए, या 480 पर कर लीजिए, तो क्वालिटी लगभग आपको देखने की स्थिति में हो जाए। कुछ दिन कोऑपरेट कीजिए, जब ठीक होगा पीडीएफ का क्वालिटी वाला आएगा तो चीज़ें आपको दी जाएगी। इसलिए मैं स्मार्ट टीवी क्लास में कन्वर्ट होने की बात करता, ताकि वहाँ डायरेक्ट मैं वहाँ से कवर कर सकूँ ऑफिशियल साइट से ही। चलिए जल्द ही आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए, 10,000 जो यूट्यूब सब्सक्राइबर है उसको टारगेट, उसको फिक्स करने में सहयोग कीजिए हमारा, ताकि हम लोग और भी बेहतर तरीके से काम कर सकें। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए मामला यह है ना कि अल्पसंख्यकों की पहचान के सिलसिले में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। यह एक संवेदनशील मामला है, ऐसे दूरगामी परिणाम होंगे, और 14 राज्यों ने इस मामले में अपना मत दे दिया। जो 19 राज्य हैं वो और केंद्र शासित प्रदेश, अंतिम राय अभी नहीं आई, इसलिए केंद्र सरकार बोलता है कुछ समय हमें दीजिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यह मामला इसलिए था कि एक याचिकाकर्ता था जिसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग 2004 की धारा 2F को चुनौती दी थी, जिसमें साथ ही राज्य के स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान की मांग की गई थी। और यह एक याचिका कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992 की धारा 2C को चुनौती देते हुए कही गई थी क्या। देखिए यहाँ बातें हैं, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। अल्पसंख्यक की परिभाषा करने, जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा निर्देश तय करने की मांग की गई थी। अर्थात सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर यह की गई थी कि इस संबंधित क्षेत्र को आपको दिशा निर्देश जारी करना है कि अल्पसंख्यक के लिए कुछ नियम कानून, जो वर्तमान नियम कानून है, इससे इतर नियम कानून को लागू किया जाए। उसी संदर्भ में केंद्र सरकार ने अपना स्टेटस रिपोर्ट कहा है और बोला है कि सभी केंद्र सरकार के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग पर विचार विमर्श करने के बाद हम फाइनल डिसीजन पाएंगे इसमें क्या होना है। उसके बाद जनहित याचिका की सुनवाई की जाए। तो यहाँ पर बात आप समझिए कि यह वर्तमान में
चीज़ें चल रही है अल्पसंख्यकों के दर्जा देना राज्यों के संदर्भ में। यह वर्तमान का नहीं, बहुत पहले की घटनाओं का क्रम आप इसे समझिएगा। कुछ वर्ष पहले भी इस प्रकार की घटनाएं घटी थी, इस प्रकार के मांग उठे थे कि अल्पसंख्यकों के दर्जा, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कुछ दिन पहले आपको, जब अल्पसंख्यकों की चर्चा की जाती है तो मैं आपको क्या बोलता, अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुस्लिम समुदाय या जो संविधान द्वारा वर्णित की गई है उन समुदायों के संदर्भ में नहीं करना चाहिए। केंद्र के स्तर पर, राज्यों के स्तर पर भी बहुत से वर्ग ऐसे हैं जहां हिंदू वर्ग है, वहां पर अल्पसंख्यक, जैसे कश्मीर में है या नॉर्थ ईस्ट राज्यों में आपको हिंदू अल्पसंख्यक की स्थिति में, तो उसे भी उस राज्य में आपको अल्पसंख्यक की दर्जा दिए जाने। देखिए, नियम कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए, पर यहाँ पर इसी संदर्भ में कुछ बातें उभर कर आई हैं, तो हम लोग बात करेंगे। और देखिएगा, इस बार अगले साल यूपीएससी के मेंस में ये टॉपिक से प्रश्न होंगे, क्योंकि यह लगातार चर्चा में है और अल्पसंख्यक का मुद्दा बहुत ही, आपको जब भी चर्चा में होता है वहाँ से प्रश्न उठता है, क्योंकि हम लोग मानसिक रूप से क्या समझते हैं, अल्पसंख्यक का मतलब मुस्लिम। तो एग्जामिनर आपसे समझना चाहता है कि अल्पसंख्यक का वास्तविक स्थिति आप लोग क्या जानते हैं। तो देखिएगा, आपको चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि अल्पसंख्यक के संदर्भ में कैसे चीज़ों को मॉडरेट किया जाता है, किस प्रकार से चीज़ों को समझा जाता है। तो चलिए हम लोग टॉपिक पर विशेष बात करेंगे। देखिए, हाल ही में कुछ चीज़ें हुई हैं अपडेट, उसी को दोनों को टैग कर दिया हमें यहाँ पर, ताकि दोनों न्यूज़ को, इस न्यूज़ को समझ लीजिएगा। और गुजरात में कुछ अपडेट हुए हैं, वो भी नीचे मैं एक सेकंड मैं आपको दिखा ही दूँ, एक सेकंड रुक जाइएगा, कहीं था मैं उसे कवर कर दूंगा तब इसे न्यूज़ को एनालिसिस कर लूँगा। गुजरात में भी कुछ हुआ है। देखिए, अल्पसंख्यकों को मिलेगी नागरिकता, मिलेगी ना, यहाँ पर देखिए यही न्यूज़ है, बस उसको दूसरे तरीके से समझिएगा। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्धों, जैनियों, पारसियों, ईसाइयों के लिए 1955 का जो अधिनियम है ना, उसके तहत नागरिकता अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया जाएगा। उसी के संदर्भ में देखिए अल्पसंख्यकों का दर्जा उसे दिया जाएगा। तो यहाँ पर समझिएगा, CAA के तहत जो दर्जा दिया जाएगा ना, वो अल्पसंख्यक का दर्जा, और जो आपको इस एक्ट के तहत जो दर्जा दिया था उसमें आपको बस नाम मात्र का अंतर रहता, पर उसके उद्देश्य सेम टू सेम है। पहले ये नागरिकता इसे दिया जाएगा, उसके बाद अल्पसंख्यकों की जो निर्धारण है इसी एक्ट के तहत, जो अभी आप मैं चर्चा करूंगा अल्पसंख्यक आयोग का, उसके संदर्भ में जो चीज़ें होंगी स्पष्ट होगी। तो पहले तो आप इसे समझ लीजिए, उसके बाद नागरिकता के संदर्भ में मैं चीज़ों को समझा दूंगा ताकि आप लोग चीज़ों को समझ जाइए। चलिए, सभी को कोऑर्डिनेट करके पढ़ना सीखिए ताकि आप लोग बेहतर तरीके से चीज़ों को एनालाइज कर सके। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें। देखिए, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक क्या है, इसे पहले आप लोग समझिए। तो वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ जो है, NCM नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी अधिनियम 1992 की धारा 2C के तहत अधिसूचित समुदाय ही अल्पसंख्यक माना जाएगा। देखिएगा, अधिसूचित समुदाय ही जो इस लिस्ट में शामिल होगा ना, ABCD, मान लीजिए ABCD, वही अल्पसंख्यक माना जाएगा। अल्पसंख्यक की परिभाषा स्पष्ट नहीं है, इस सूची में जो शामिल होगा ना वही अल्पसंख्यक कहलाएगा। अब सूची में जो भी शामिल हो जाए, अब मान लीजिए इस सूची में हिंदू को शामिल कर दिया जाएगा मान लीजिए, तो ये भी अल्पसंख्यक कहलाएगा। ऐसा होगा नहीं, पर मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि सूची में, लिस्ट में, जैसे आप लोग राज्य की सूची देखते हैं, केंद्र की सूची या समवर्ती सूची देखते हैं ना, उस सूची में जो शामिल है ना विषय, वही उस पर अधिकार है। इसी तरह इस सूची में जो शामिल होगा ना वही अल्पसंख्यक कहा जाएगा। सिंपल सा लॉजिक ये समझिए। इस 92 की जो एक्ट है, धारा 2C है, उस लिस्ट में जो भी लोग होंगे शामिल ना, वो अल्पसंख्यक होंगे। और अल्पसंख्यक की परिभाषा को स्पष्ट नहीं किया गया हमारे संविधान में, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अधिनियमन के साथ अल्पसंख्यक आयोग माइनॉरिटी कमीशन की वैधानिक निकाय बन गया और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अर्थात नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी कर दिया गया। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, 1992 के बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई है। वर्ष 1993 में प्रथम सांविधिक राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया, जो 5 धार्मिक समुदायों अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। तो 93 में इनको अल्पसंख्यक के लिस्ट में शामिल किया गया, जो 2C की लिस्ट है उसमें, ठीक ना।
आप इसे समझिएगा। इन वर्गों को, समुदायों को इसमें लिस्ट 2C जो है उसमें शामिल कर दिया गया। इसके अनुसार ये लोग अल्पसंख्यक हो गए। अब अल्पसंख्यक का दर्जा जो में 14% वाले भी अल्पसंख्यक है और एक 1.04% वाले भी अल्पसंख्यक कहलाएंगे। अर्थात यहाँ पर यह माना गया कि जो बहुसंख्यक की संख्या है उसके अनुपात में जो संख्या है ना वो अल्पसंख्यक है। यह कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस अनुच्छेद में, इस आर्टिकल के 2C के एक्ट में आपको नज़र आता है कि मान लीजिए मुस्लिम हिंदू आपको 76% का, 78%, 80%, उसी के अनुपात में जो संख्या न्यून है वही अल्पसंख्यक होगा। अब यहाँ पर अल्पसंख्यकों को में जो सबसे अधिक संख्या है उसको नहीं न्यून माना गया, उसे अल्पसंख्यक या महाअल्पसंख्यक की दर्जा नहीं दिया गया। तो यहाँ पर चीज़ें समझिएगा, बस लिस्ट 2C को याद रखिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट है 2014 में जैन वर्ग को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। तो सबसे नवीनतम कौन है अल्पसंख्यक समुदाय? तो जैन 2014 में आपको किया गया। नेक्स्ट याद रखिएगा हालिया घटनाक्रम क्या है? तो हालिया घटनाक्रम क्या हुआ, जो ये घटना है या इससे पहले भी एक याचिका आई, उसको दोनों को कोऑर्डिनेट करके हम लोग देख लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका के संबंध में केंद्र सरकार ने जो मांगा गया जिसमें राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने के लिए दिशा निर्देश तय करने की मांग की गई। देखिए इसमें भी वही है, इसमें भी यही है, बस बहुत से याचिकाएं दायर कर दी जाती है ना, उसको तो एक बेंच में लाकर सभी याचिकाओं को आपको सुनवाई करता है सुप्रीम कोर्ट, उसी में ये चीज़ें मांग की गई थी। तो नोट याद रखिएगा यहाँ पर अल्पसंख्यक शब्द संविधान के कुछ अनुच्छेदों में दिखता है। अल्पसंख्यक आपको दिखेगा कि अल्पसंख्यक के संदर्भ में चर्चा है, अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया, पर कहीं भी इसे परिभाषित नहीं किया गया है हमारे संविधान में। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है किसी भी संविधान का। अगर मान लीजिए राम है तो राम का स्वरूप क्या, इसे आप परिभाषित कीजिएगा ना। रहीम है तो रहीम का स्वरूप क्या है परिभाषित कीजिएगा ना, तो एक हम समझेंगे कि हाँ इस सिंबल के संदर्भ में बातें हो रही। अब राम के निराकार स्वरूप को आप नाम लिख दिए, उसके निराकार स्वरूप को समझाए ही नहीं। हाँ इस बाउंड्री के तहत इसे राम समझा जाएगा, जैसे राज्य की बात की जाती है। तो यहीं पर विवाद उत्पन्न हो जाता है कि इसका सीमा कहाँ तक होगा। सीमा अर्थात इस वस्तु की प्रभाव सीमा कहाँ तक है। तो आपको यह समझने, कोई व्यक्ति आपको मान लीजिए इसका 2 किलोमीटर के दायरे को सीमा समझेगा, कोई व्यक्ति इसके 8 किलोमीटर के दायरे को सीमा समझेगा, कोई व्यक्ति होलिस्टिक रूप से पूरा भारत में इसकी सीमा समझेगा। और यही विवाद का कारण हो जाता है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार इस चीज़ को समझने लगता है ये अधिकार हमें मिला है, तो ही जाके विवाद है ना क्रिएट हो जाता है। तो उसी के संदर्भ में समझिएगा यहाँ पर। तो प्रश्न क्या है इस याचिका में, ध्यान रखिएगा। इस याचिका या जो वर्तमान याचिका है उसमें क्या है प्रश्न किया गया। दायर याचिका के अनुसार भारत के 6 राज्यों 3 केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदू अल्पसंख्यक है। जैसे कि मैंने आपको बताया 6 राज्य में, जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट राज्यों में अधिक संख्या, जहाँ पर हिंदू आपको अल्पसंख्यक है, लेकिन कथित तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम नहीं, क्योंकि केंद्र के स्तर पर आपको 2C जो है लिस्ट में कौन कौन शामिल है, आपको मुस्लिम शामिल है, ईसाई शामिल है, जैन शामिल है, बौद्ध शामिल है और पारसी शामिल है और आपको शामिल है। वहाँ पर तो हिंदू है नहीं, इसलिए यहाँ पर विवाद राज्यों में हो जाता है। तो राज्यों को जो शक्तियाँ दी गई है उसके अनुसार पर इसे हिंदू को भी अल्पसंख्यक अपने स्टेट में देने की बात की गई है। उसी में वर्ष 2011 की जनगणना का रिपोर्ट दिया गया था, जिसके अनुसार लक्षद्वीप में हिंदू जो है 2.5% है आपको उस कुल जनसंख्या में, मिजोरम में 2.75%, नागालैंड में 8.7% हिंदू हैं, मेघालय में 11.53% है, जम्मू कश्मीर में 28.24% हिंदू है, अरुणाचल प्रदेश में 29%, मणिपुर में 31.39% और पंजाब में 38.40% हिंदू अल्पसंख्यक है। उनके जो वहाँ पर मुख्य समुदाय हैं उसके अनुपात में। तो जब केंद्र में अनुपात के आधार पर दिया जा रहा है, अनुपात के आधार पर अल्पसंख्यकों का दर्जा 2C के लिस्ट में दिया जा रहा है, तो ऐसे ही राज्यों में भी अनुपात में दिया जाना चाहिए ना। तो ऐसे बहुत से राज्य अनुसरण नहीं कर रहे हैं। तो यह बातें चीज़ें हैं और दोनों को दर्जा प्राप्त है देने, अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए दोनों को शक्तियाँ प्राप्त है, केंद्र को भी और राज्य को भी। तो केंद्र अपने स्तर पर चीज़ें कर रहा है पर राज्य अपने स्तर पर चीज़ें नहीं कर रहा है, तो डिस्प्यूट वहीं से उभरता है। और चीज़ें देखिए
और जिन राज्यों में ये 5 जो लिस्ट है ना, जो हिंदू, आपको मुस्लिम है, ईसाई है, जैन है, सिख है, पारसी है, उनको राज्य अपने राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया हुआ है। ये भी ध्यान रखें, जहाँ पर ये माइनॉरिटी स्थिति में जहाँ न्यूनतम अनुपात में है, जिन राज्यों में है तो उन्हें दिया हुआ है। पर हिंदू के मामले में क्योंकि ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है कि हिंदू बहुसंख्यक है भारत में, राज्यों में बहुसंख्यक तो नहीं ना है, तो यही चीज़ें आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है। और मांग याचिका में यही की जा रही है, पुनर्संरचना करना चाहिए अल्पसंख्यकों के संदर्भ में। अल्पसंख्यक का मतलब केवल वही नहीं है जो केंद्र के स्तर पर आपको न्यूनतम अनुपात में है। तो यहाँ पर चीज़ें समझने की जरूरत है। मांग है कि इन राज्यों में, यहाँ इस याचिका में दायर की गई कि मांग की गई कि TMA पाई जो फाउंडेशन वाद जो 2002 है और बाल पाटिल वाद सुप्रीम कोर्ट में जो गया था 2005 में, फैसले के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुसार अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो 2 यहाँ पर वाद या केस की चर्चा की गई थी, TM पाई फाउंडेशन केस का और एक बाल पाटिल वाद 2005 का। तो 2002 और 2005 का वाद सर्वोच्च न्यायालय में क्या था, इसे पहले समझ लीजिएगा तो चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पाई फाउंडेशन जो है TMA पाई वाद 2002, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शैक्षणिक, जब भी मैं सुप्रीम कोर्ट कर रहा हूँ तो आप लोग एग्जाम में लिखिएगा ना, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट लिखिएगा, ऐसा नहीं कि केवल सुप्रीम कोर्ट निकल के चले जाइएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संबंधित जो अनुच्छेद 30 के प्रयोजन के लिए धार्मिक और भाषीय अल्पसंख्यकों को निर्धारण राज्यवार के आधार पर भी किया जाना चाहिए। अर्थात इस वाद में यह बोला गया कि राज्य को भी यह शक्ति दी जाती है कि अनुच्छेद 30 के संदर्भ में जो प्रयोजन है भारतीय आपको शैक्षणिक संस्थानों और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों को दर्जा जो दिया जा रहा है केंद्र के स्तर पर, वो राज्यों में भी लागू करना चाहिए अपने स्तर पर। तो और साथ ही बाल पाटिल वाद 2005 में ये बात कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बाल पाटिल वाद में अपने निर्णय में फैसले TMAY वाद के निर्णय का उल्लेख किया। अर्थात पहले तो राज्यों के आधार पर अल्पसंख्यकों को दर्जा दिया जाना चाहिए, एक कह, और दूसरा आधार यह बताया कि कानूनी स्थिति स्पष्ट करती है कि अब भाषीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों दोनों की स्थिति निर्धारित करने के लिए इकाई राज्य होगी। अर्थात अब दोनों आधार पर है ना, इस वाद के बाद राज्य ही इकाई होगी। आप समझ गए बात को, क्या चीज़ें कहना। केंद्र को पहले तो स्टेटस मिली हुई है, पर भाषीय अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक दोनों की स्थिति निर्धारित करने की इकाई राज्य होगी। तो राज्य भी इसका एक एसेट हो गया, राज्य भी इसे निर्धारित कर सकता है और राज्य को करना भी चाहिए। अब नोट यहाँ याद रखिएगा, दोनों वाद के संदर्भ में याचिका में दायर जो किया गया है कि पुनर्निर्धारण किया जाए के अनुसार NCMEI अर्थात आपको नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अधिनियम 2004 अर्थात नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट NCMER केंद्र को अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है, जो स्पष्ट रूप से मनमाना, तर्कहीन, अपमानजनक है। तो यहाँ पर बातें की गई थी याचिका में, तो उसी के केंद्र का राय भी आप लोग, अभी मैं बताऊंगा उसके संदर्भ में क्या बोला गया। इस अधिनियम की धारा 2F में भारत में अल्पसंख्यक समुदाय की पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने के लिए केंद्र को शक्ति प्रदान करती है। देखिए, जो यह एक्ट है ना, एक सेकंड मैं दिखा दूं, जो अधिनियम है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी अधिनियम जो 1992 है, उसकी धारा 2C के तहत लिस्टेड करने की शक्ति केंद्र को है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 वाद आता है आपको, यहाँ पर TM पाई फाउंडेशन वाद और पाटिल वाद, इसमें राज्य को भी शक्ति यह दे दी। अब नेक्स्ट यहाँ एक चीज़ देखिएगा, यह जो एक्ट है 2004 का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, तो उसमें 2F की धारा में केंद्र को सर्वशक्ति दी गई है। तो यहाँ पर देखिए, विवाद यहीं उत्पन्न होता है कि एक ही मुद्दे पर 2-3 पार्टियों को शक्तियों का वर्गीकरण किया गया, तीनों स्तर पर अलग अलग है, तो जाके विवाद का डिस्प्यूट क्षेत्र वहीं बन जाता है। या तो सभी को पैरेलल कर दो, या केंद्र को ही दे दो, या राज्यों को ही शक्ति दे दो, इस प्रकार से कि वो अपने ही स्तर पर जो मानेंगे और उसी को केंद्र के स्तर पर जो संख्या होगा केंद्र उसे निर्धारित करेगा। तो ये भी किया जा सकता। तो याचिका में ये बात की गई है कि मनमाना तरीके से तर्कहीन जो चीज़ें दी गई है कि केवल एक खास वर्ग को आपको प्रमोट किया जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब आर्टिकल
जो MSc एजुकेशन NCMEI जो एक्ट है, आपको धारा 2F भी याद रखिएगा आप लोग। अब केंद्र की इस संबंध में राय क्या है, जो याचिका में जो प्रश्न किया गया ना उसके संबंध में राय क्या है, ये आप लोग जानिएगा। केंद्र ने कहा कि याचिकाकर्ता का तर्क सही नहीं है, क्योंकि राज्य भी उस उक्त राज्य के नियमों के अनुसार संस्थानों के अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में प्रमाणित करता, अर्थात राज्य सरकार भी किसी संस्थान को 2F के तहत जो शक्ति है उसमें, उस शक्तियों में आपको राज्य सरकार भी कुछ संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थान प्रमाणित कर सकता है। केंद्र ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र सरकार ने 2016 में अयहूदियों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया था। कर्नाटक में उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, लमानी, हिंदी, कोंकणी, गुजराती अल्पसंख्यक भाषाओं के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको राज्य को यह शक्ति प्राप्त है। अब देखिए, अयहूदियों की संख्या भारत में बहुत ही नगण्य की मात्रा में, फिर भी महाराष्ट्र सरकार ने अल्पसंख्यक का दर्जा दिया ना अपने राज्य अधिकार के क्षेत्र में। ऐसे ही राज्यों को, हिंदुओं को भी उन राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए जहां पर ये माइनॉरिटी स्थिति में या न्यून के स्तर में, अनुपात में न्यून है। वहां के जो बहुसंख्यक अनुपात है उसके न्यून अनुपात में तो हिंदुओं के संदर्भ में नहीं दिया जाता है। तो सवाल याचिका यही है, हिंदू देश में बहुसंख्यक है ना, राज्यों में किसी राज्य में तो अल्पसंख्यक ही है ना, पर जिन राज्यों में अल्पसंख्यक मान लीजिए ये है, कहाँ गए जी, अयहूदी हैं, मुस्लिम हैं, जैन हैं, पारसी हैं, वहाँ पर उन राज्यों के में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ पर दो नियम देश में काम कर रहा है ना, एक वैसे राज्य जहाँ पर उन अल्पसंख्यकों को दर्जा देना चाहते हैं जो 2C में आपको वर्णित है, और वैसे राज्य जो हिंदू को है ना माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिए जा रहे, जो सक्षम नियम के अनुसार भी। तो ये कहीं ना कहीं संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है ना, जो भी प्रावधान हमारे सिस्टम में डेवलप है उसके प्रावधान को डैमेज कर रहा है। तो यही प्रश्न आपको पूछेगा, वो कौन सी स्थितियां हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त करने में राज्य न चिंता का विषय रेखांकित करते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि जो मानसिकता है ना अल्पसंख्यकों के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर, वो राज्यों में कायम नहीं है। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय जो मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, जैन है, पारसी है, उनके संदर्भ में जो विचारधारा राज्यों में लागू होता है, पर हिंदू के संदर्भ में लागू नहीं होता है, क्योंकि हिंदू को बहुसंख्यक वर्ग का दर्जा केंद्र पर मिला हुआ है, उसे बहुसंख्यक समझ में आता है। तो ये चीज़ें आप लोग समझिएगा, डिस्प्यूट यहीं से होता है। संसद और राज्य विधानसभा अल्पसंख्यकों उनके हितों की संरक्षा के लिए समवर्ती सूची के तहत कानून बनाने की शक्तियाँ, देखिए ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षा करने समवर्ती सूची की। और यहाँ दो चीज़ें और, एक चीज़ याद रखिएगा, समवर्ती सूची का विषय है केंद्र और राज्य दोनों बनाता है। तो केंद्र अगर का राज्य कानून बेटर होगा तो केंद्र का कानून वहाँ लागू हो जाता है, न कि राज्य का। तो ये भी चीज़ें आपको समझ में आए, इसलिए यहाँ पर समवर्ती सूची में जो चीज़ें विषय है ना, उसको है ना कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर राज्यों को सोचना चाहिए कि नहीं, राज्य में भी अधिकार दिए जा रहे हैं तो राज्यों में सभी वर्गों को समान अधिकार मिलना चाहिए। इसी तरह लद्दाख, मिजोरम, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, मणिपुर में अयहूदी बहावाद हिंदू धर्म के अनुयायियों को अल्पसंख्यक घोषित करने जैसे मामले स्थापित हो चुके हैं। उक्त राज्य में अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों के प्रशासन और राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक की पहचान हेतु दिशा निर्देश से निर्धारित करने से संबंधित राज्य सरकारों ने विचार प्रारंभ कर किया जा सकता है, ऐसी बात की गई है। तो देखिए, जल्द से जल्द इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया ताकि इन्हें वो सुविधाएं मिल सके जो अन्य को मिल रहा है। अब ऐसा नहीं ना एक विशेष समुदाय वर्ग को पूर्ति करने के लिए देश के राज्य के संसाधन की पूर्ति की जाए, ऐसा तो नहीं हो। सभी मान लीजिए कोई राज्य में कोई ऐसा वर्ग है जो अल्पसंख्यक है, तो उससे भी उस संसाधन पर उतना ही हक प्राप्त करने का है जितना इन वर्गों को, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन जितने भी हैं अल्पसंख्यक उनको। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यह समानता के अधिकार के संदर्भ में भी चीज़ें स्पष्ट होगी। अवसर की जो समानता होती है ना, उसमें आपको TM पाई बात याद रखिएगा। यहाँ पर चीज़ें फैसले में यह पता चलता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी समुदाय को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित करने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति की कहीं भी सीमित नहीं किया। ध्यान रखिएगा,
TM पाई में केंद्र सरकार जो वाद आया था उसमें केंद्र सरकार की शक्ति को कहीं भी संशोधित नहीं किया गया, उसे रोका नहीं गया, बस राज्यों के शक्ति को जोड़ा गया है। तो यह आपसे प्रश्न किया जा सकता है, TM पाई जो वाद था वो सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र की शक्ति का हनन करते हुए राज्यों के क्षेत्राधिकार को विस्तृत किया है। तो आपको इस प्रकार के जब प्रश्न किए जाएंगे तो आपके पास न्यूट्रल आपके पास जवाब होना चाहिए। और आपको मैं लगातार बताता हूं कि आपके किसी भी मुद्दे पर वैचारिक रूप से न्यूट्रल रहिए, न ज़्यादा पक्ष में रहिए न ज़्यादा विपक्ष में रहिए, उसके बीच के स्टेटस में रहिए। तो यहाँ पर पाई के संदर्भ में बातें कर दी गई। अल्पसंख्यकों के हितों को बढ़ावा देने के लिए संरक्षण हेतु कानून बनाने के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संसद को समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20, आप लोग आज जाइएगा बेयर एक्ट निकालिएगा, बेयर एक्ट के परिशिष्ट समवर्ती सूची जो लिखा होगा उसमें 20 संख्या में जाइएगा, वहाँ पर आपको अल्पसंख्यक के संदर्भ में कुछ बातें लिखी गई होंगी। आप वहाँ देखिएगा आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के तहत अधिकार देने की बात की गई है, वो क्या है वो आप लोग देख लीजिएगा। आप इतना तो कर ही सकते हैं ना, बेयर एक्ट निकालिएगा, PDF भी मिल जाता है आपके पास होगा, जितने भी एस्पिरेंट होंगे UPSC और स्टेट एस्पिरेंट, आप लोग इसे देखिएगा। देखने से होता है क्या ना, चीज़ें आप लोग समझ में आ गई, हाँ ये चीज़ें सही बताई जा रही है या नहीं, ऐसे ही मैं लिख दिया हूँ ऐसे ही। आप लोग फैक्ट चेक कीजिए ताकि आप लोग को समझ में आए कि जो चीज़ें आप लोग को दी जा रही है ऑथेंटिक वो है चीज़ें हैं, बातें जो की जा रही है वो आपके एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को की जा रही है, अनर्गल बातें यहाँ नहीं की जाती है। आप लोग को भी पता है, जो लोग पहले से जुड़े हुए, जो नए जुड़े हुए, देखिए अभी आप पहले का व्यू होता था 40-50 आपको हार्डली जाता था दैनिक जागरण, आज एक दिन में 400-500 व्यूज़ आ रहा है। तो देखिए बात है, ये संख्या 4000, 5000, 50,000 इस तरह बढ़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें आप लोगों को दी जा रही है ना वो यूट्यूब पर बहुत ही विरले मिलेगा आपको, जो इतनी मेहनत और इतनी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके दे रहा है। तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए हमारा और चीज़ों को आगे बढ़ाइए ताकि और भी बेहतर काम करने में मज़ा लगे हमें भी। और जब स्मार्ट क्लास में आएंगे ना, जब स्मार्ट क्लासेज होंगे, आपको नया एक विज़न के साथ आपको दैनिक जागरण या तो अन्य पेपर में आपको एक साथ एक ही टॉपिक पर अलग अलग पेपर में क्या व्यू है, आपको दैनिक जागरण में क्या है, जनसत्ता में क्या है, द हिंदू में क्या है, इस पर रिलेटेड कोरिलेटेड करके चीज़ों को बता दूंगा इतने ही समय में। बस मुझे वो विकल्प मिलना चाहिए जिसके आधार पर मैं ये चीज़ें करूँ, क्योंकि मोबाइल रिकॉर्डिंग में ये सब चीज़ें नहीं हो पाती है, लैपटॉप रिकॉर्डिंग में ये सब चीज़ें नहीं हो पाती, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, संसद के पास विधायी और केंद्र सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C के तहत एक समुदाय को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित करने की कार्य क्षमता देती है। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा, 2C एकदम याद रखिएगा आप लोगों को। इसी के आधार पर एक लिस्ट में कुछ लोगों को शामिल करने की, जो लिस्ट में शामिल होगा वही अल्पसंख्यक कहलाएगा। अल्पसंख्यक की परिभाषा वर्णित कहीं भी नहीं है कि हाँ इसको अल्पसंख्यक बना। मान लीजिए जैसे है ना कि मान लीजिए दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली का चौहद्दी क्या है, तो इसको उत्तर पूर्व में ये है, पश्चिम में ये है, पूर्व पश्चिम में ये है, उत्तर में ये है, दक्षिण में ये है, तो दिल्ली से कहा जाएगा। इस प्रकार की परिभाषा नहीं है। या तो बिहार है, यूपी का है, तो यूपी का जो बाउंड्री है, चौहद्दी जिसको बोला जाता है, सीमा जिसको बोला जाता है, जिसके तहत के भूभाग को हम यूपी बोलेंगे, बिहार बोलेंगे। इस प्रकार की सीमा का निर्धारण नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। बस निराकार स्वरूप का बात कर दी कि अल्पसंख्यक कहा जाएगा था। अब अल्पसंख्यक को अब हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से समझता है। मान लीजिए मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक को अलग समझेगा, जैन समुदाय अलग समझेगा, इसी तरह पारसी समुदाय अलग समझेगा, हिंदू अलग समझेगा। तो यहाँ पर बातें यहाँ पर समझिए कि जब तक इसे परिभाषित नहीं किया जाएगा ना अल्पसंख्यक शब्द को, तब तक विवाद समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर सरकार को चाहिए कि अल्पसंख्यक की परिभाषा को पहले परिभाषित करे। अब वो सभी वर्ग से एक कमेटी बैठा सकता है, सार्वजनिक कमेटी बैठा सकता है, सामूहिक कमेटी बैठा सकता है, सभी की राय पहले जान ले, उसके बाद ये चीज़ें की जा सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है। अब अल्पसंख्यक की सारी कहानी आप लोगों को मैंने बता दी, दर्जा कैसे मिलता है, राज्य की शक्ति क्या है, केंद्र की शक्ति क्या है, कौन से कानून के तहत इसे दिया गया है, साथ ही साथ वाद इससे क्या है, संबंधित केस क्या है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश क्या है। इतना विस्तृत यूट्यूब पर कोई एक टॉपिक के बारे में नहीं। अब मान लीजिए इससे प्रश्न अगर आ गया यूपीएससी में ना, तो आपका किसी भी एंगल का प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ
युक्ति आपको जो चीज़ें दे रहा है ना, आपको स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, अगर इस टॉपिक से प्रश्न आ गया ना, जितने डायमेंशन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस सोचता है वो सारे डायमेंशन को यहाँ पर पुट कर दिया जाता है। हाँ, अपडेट समय के साथ फिर हो जाएगा, 2-4 और भी इस पर पॉइंट आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। तो आप लोग सीरियस होकर चीज़ों को पढ़िए, सफलता आपके चरणों के पास होगा। जो कैंडिडेट मेहनत कर गया इस प्लेटफॉर्म पर, जिस स्तर पर मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर उस स्तर पर जाके वो लोग कर रहे हैं, उसके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकेगा। ध्यान रखिएगा, बस इन चीज़ों को समझिए, उसको व्यवहारिक रूप से समझिए, और जिस प्रकार के प्रश्न क्रिएट किए जा रहे हैं यहाँ पर, उस फॉर्मेट पर आप है ना चीज़ों को तैयार करने की नोट्स को तैयार करने की प्रयास कीजिए, ताकि एग्ज़ाम में ना वो चीज़ें आपको नज़र आए। मान लीजिए आपको जो मैंने आपको प्रश्न यहाँ क्रिएट करके दिया, उस प्रकार के प्रश्न आपको डायरेक्ट या उसके समतुल्य मिल गया, तो आप बताइए उन स्टूडेंट्स से आगे रहिएगा ना, जो इसके बारे में सोचते तक नहीं हैं, केवल अल्पसंख्यक पढ़ लिए, अल्पसंख्यक को क्या अधिकार दिए गए हैं उसको ही पढ़ के केवल जा रहे हैं। तो आप सोचिए, उससे आप ऐसे ही आगे चले गए ना, तो आपका सिलेक्शन पहले होगा क्या उनका पहले होगा। तो जो स्टूडेंट यह समझ गया ना कि मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूँ, आपको है ना बस थाली में परोसा हुआ 56 भोग का खाना दे रहा हूँ, आप डिपेंड कीजिए कि आप इस खाने से अपने एग्ज़ाम और इन चीज़ों को कितने जल्दी क्विकली निकाल सकते हैं। अब जो व्यक्ति 56 भोग के चक्कर में रहेगा, पूरा हम 56 भोग ही खा लेंगे, तो उसका नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, मैं पूरा 56 भोग है यूपीएससी, उसमें से आपको हर वो पार्ट को कवर करना है जो आपको एग्ज़ाम ओरिएंट है। तो ये चीज़ों को समझिएगा। चलिए, तो आर्टिकल 29 देखिए, यह अनुच्छेद बंद करता है कि भारत या राज्य क्षेत्र में उसके किसी विभाग में निवासी नागरिक को, अर्थात जो नागरिक भारत के नागरिक है, उसके किसी अनुभाग में अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बढ़ाने का अधिकार है। अर्थात सभी को यहाँ अधिकार अनुच्छेद में दिया गया है कि वो अपने धर्म, भाषा और शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ावा दे सकता है। तो यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, नोट यहाँ पर याद रखिएगा, अनुच्छेद 29 के तहत प्रदत्त जो अधिकार है ना, एक सेकेंड, जो अनुच्छेद 29 के तहत जो प्रदत्त अधिकार है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों को प्राप्त है। अर्थात यहाँ पर जो हिंदू है बहुसंख्यक देश में, उसके अनुपात में जो अल्पसंख्यक का दर्जा जिन्हें प्राप्त है 5 को, उन्हें भी आपको दोनों को समतुल्य प्राप्त है। ध्यान रखिएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 29 का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में भी आ चुका है, उनके वर्डिक्ट में भी आ चुका है। 29 का दायरा केवल अल्पसंख्यक तक नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद में नागरिक के वर्ग के शब्द के उपयोग में अल्पसंख्यकों के साथ बहुसंख्यक भी है। आपको बोला, किसी भी चीज़ को परिभाषित कर दीजिए ना, उसकी सीमा को परिभाषित कर दीजिए, तो उसका दायरा कायम हो जाता है, उसके बाद डिस्प्यूट नहीं होगा। यहाँ पर नागरिक के वर्ग कर दिया था। भारत में जितने भी नागरिक होंगे ना, उनके शिक्षण संस्थान और क्या कहते हैं, भाषीय आधार पर उनको उत्थान का अवसर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सभी आ जाता है। तो देखिए, यहाँ सीमा निर्धारित कर दिया। यहाँ पर केवल लिख देता है कि अल्पसंख्यकों को दिया जाता है, तो फिर यहाँ डिस्प्यूट हो जाता है। अल्पसंख्यक, भाई कौन अल्पसंख्यक, किस स्तर के अल्पसंख्यक, किस राज्य में किस अल्पसंख्यक को यह दर्जा दिया जाएगा। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी डिस्प्यूट को समाप्त करने के लिए सबसे पहले उसका सीमा निर्धारण कीजिए, उसकी प्रभाव क्षेत्र कहाँ तक है। अगर ये डिसाइड हो गया तो चीज़ें स्पष्ट वहीं हो जाएगी। तो संविधान में ऐसे बहुत से ड्रॉबैक या लूप होल हैं जिसको है ना अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है। ऐसे हजारों लूप होल आपको मैं अभी निकाल के अपने देखिएगा, अभी जब तक आप मेरे अध्ययन अध्यापन में कर रहे हैं, ऐसे हजारों लूप होल हैं संविधान में जहाँ पर डिस्प्यूट होते हैं। इसलिए तो संविधान संशोधन 100 के पार चला गया है। कुछ लूप होल है, उसी को सुधारने के लिए संविधान 100 अनुच्छेद संविधान संशोधन कर चुका है ना। ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा, देखिए संविधान जो बन रहा था ना, उस समय की समसामयिक स्थिति के अनुसार संविधान सर्वोत्तम बनाया गया था, पर भविष्य उन्मुखी जो ज़रूरतें होती हैं उसके अनुसार संविधान संशोधन करता, उसके लूप होल पता चलते हैं। बहुत से ऐसे संविधान ऐसे पार्ट है जिसमें अभी तक लूप होल नहीं पता चला है कि वहाँ पर ड्रॉबैक है उस बिंदु में। पर जैसे ही मान लीजिए 2-4 बार, 5 साल, 10 साल बाद उस लूप होल के संदर्भ में कोई चर्चा आता है, विषय आता है, तो उस लूप होल को तलाशा जाएगा, भाई उसमें क्या था जो इसके कारण ये सब चीज़ें डिस्प्यूट उत्पन्न हुआ, तो उसको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा और संविधान संशोधन होगा। तो यहाँ चीज़ें समझिएगा आप लोग
कि सीमा निर्धारण कर दिया जाता हर चीज़ का, तो इतना डिस्प्यूट नहीं होता। पर सीमा निर्धारण कैसे किया जाएगा, अब 1947 का जो स्थिति था, 50 का स्थिति था, जो 2022 में कैसे निर्धारित कर दिया जाएगा। तो इसलिए यह लूप होल लगातार आपको एग्ज़ाम में, और जब तक आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, आज बैठ रहे हैं, 10 साल बाद कोई दूसरा कैंडिडेट बैठेगा, 20 साल बाद दूसरा कैंडिडेट बैठेगा, उसके पास भी यही सब प्रश्न आएंगे। जो स्टैटिक्स पार्ट है उसका, बस करेंट चेंज हो जाएगा उसका। अब नोट याद रखिएगा, एक सेकंड, 30 कहाँ चला गया। हाँ, अनुच्छेद 30 के संदर्भ में धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने उनके प्रशासन के अधिकार होगा। अब देखिए अनुच्छेद 30, अब अनुच्छेद 30 में ही संविधान में बोल दिया गया था सभी अल्पसंख्यक वर्गों को। अब 92 में बनता है लिस्ट, और उससे पहले अल्पसंख्यक जो भी लोग थे उनको यह बोल दिया गया कि आप शैक्षणिक रूप से आप संस्थानों को डेवलप कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सीमा निर्धारित कर दिया गया सभी अल्पसंख्यक वर्ग। अब जो भी अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल होंगे उन्हीं को आर्टिकल 30 के तहत यह शक्ति दी गई है कि अपने शिक्षा संस्थानों को डेवलप कर सकेंगे। इसमें केवल और केवल अल्पसंख्यक वर्ग ही आएंगे। अब अल्पसंख्यक वर्ग केंद्र के स्तर पर हो या राज्य के स्तर पर हो, अब यह राज्य और केंद्र पर डिपेंड करेगा किनको अल्पसंख्यक का दर्जा देना है। इसलिए जो याचिका दायर की गई है ना, इसी के संदर्भ में चीज़ें समझिएगा कि आर्टिकल 30 के संदर्भ में चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए बातें की गई है। अब नेक्स्ट है केंद्र। नोट यहाँ याद रखिएगा कि अनुच्छेद 30 जो है के तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यक को धार्मिक और भाषीय आधार पर तक ही सीमित है। ध्यान रखिएगा, धार्मिक और भाषीय आधार पर नागरिकों के किसी भी वर्ग अर्थात 29 के तहत जो स्वरूप दिया गया है ना, अर्थात जिस प्रकार की व्याख्या की गई जहाँ पर सभी वर्गों को दिया गया है तक विस्तारित नहीं किया गया है, केवल धार्मिक और भाषीय आधार पर अनुच्छेद 30 में चर्चा करता है। तो चीज़ें आप लोग समझिएगा। नोट यहाँ याद रखिएगा एक चीज़ और, 350B को, यह मूल रूप से भारत के संविधान में भाषीय अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों से संबंध कोई प्रावधान नहीं किया गया था। ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में 350B को नहीं था, वो भाषीय अल्पसंख्यकों के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं था। ऐसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 50B में जोड़कर आपको भारत के राष्ट्रपति को द्वारा यह शक्ति दी गई उन्हें कि भाषीय अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान कर देगा वो। तो यहाँ पे ये चीज़ें समझिए कि किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को दर्जा प्राप्त है, राज्य किस प्रकार से, केंद्र सरकार किस प्रकार से काम करती है, राज्य की सरकारें किस प्रकार से काम करती हैं, और दोनों के बीच परस्पर संबंध क्या है, विवाद के बिंदु क्या है, दोनों के बीच असमानता के बिंदु क्या है, और इनके बीच जो हिंदू अल्पसंख्यक राज्यों में हैं उनमें उनको कैसे समानता का अधिकार प्राप्त होगा। इसी से संबंधित जितने भी टॉपिक है आपको प्रश्न यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में किए जाएंगे, तो आप इस टॉपिक को बेहतर तरीके से कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए 47 मिनट हो गया है, तो आप सब समझिएगा चीज़ों को, मैं किस लेवल पर आपको चीज़ें दे रहा हूँ। एक टॉपिक ही कवर हो गया ये आपको, सारे डायमेंशन उसके। अब चलिए, अक्टूबर में जीएसटी संग्रह बढ़ रहा है, 1.52 लाख करोड़ तक पहुंच गया। हालांकि जो अप्रैल में जो था वो सबसे उच्च स्तर पर गया हुआ था, 1.68 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह हुआ था। देखिए जीएसटी के लगातार संग्रह से है ना, देखिए अगस्त में 1.43 लाख करोड़ रुपया था, सितंबर में 1.47 था, अक्टूबर में 1.51 लाख करोड़ रुपये के आसपास संग्रह किया गया। तो यहाँ देखिए बात है कि लगातार यहाँ पर संग्रह बढ़ रहा है। इसका मतलब यह हो रहा है देश में खरीदारी बढ़ रही है। विश्व में मंदी के दौर गुजर रहे हैं, जिसमें रूस यूक्रेन का मामला है, खाद्य संकट है, जीडीपी ग्रोथ सभी देशों का न्यून के स्तर पर पहुंचा हुआ, पर भी भारत अपने उच्चतम स्तर पर बनाए हुए है। तो यहाँ पर 2-4 चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। भारत में क्यों नहीं असर पड़ता है उतना जितना अमेरिका में असर पड़ता है मंदी का, या इस प्रकार के स्लो डाउन का, या तो अन्य राज्यों में, चीन में, या तो कोई अन्य राज्य देश में देख लीजिए, यूरोप के किसी कंट्री में, जो जितने प्रभाव इन राष्ट्रों में पड़ता है, तो भारत में इतना प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? कभी आपने सोचा है? इसके व्यवहारिक पक्ष को मैं समझा देता हूँ, सैद्धांतिक पक्ष को सभी लोग किताबें पढ़ाते होंगे। भारत में ना लगातार पर्व और त्योहारों का देश है।
वो हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, पारसी रहे, जैन रहे, या कोई भी आपको वर्ग का समुदाय के लोग रहे, यहाँ पर साल भर है ना पर्व और त्यौहार होता है। तो होता क्या इससे है ना, लोग पर्व और त्यौहार में अपने वस्तुओं की खरीद बिक्री करते हैं। आप मंदी यहाँ कितना भी क्यों नहीं आ जाए, लोग अपने वस्तुओं को खरीदना नहीं कम करेंगे। वो उसी के अनुपात में, मान लीजिए पहले मंदी नहीं है तो 1000 रुपया उनके पास है, तो 1000 रुपया में से 700 रुपया का सामान खरीदते हैं, तो भी आप देश में आपको जीडीपी ग्रोथ बनाए रखेगा उसी के अनुपात में। अगर मंदी आ गया, इसके पास मान लीजिए 500 रुपया है, तो 500 में भी 300 रुपया का सामान खरीदेगा सभी लोग, भारत के लोग जो होते हैं अपने पर्व त्योहारों में, तो भी इसके अनुपात में आपको जीडीपी ग्रोथ बना रहेगा। इसलिए देखा जाता है कि अन्य वनस्पत देशों में जितना आपको मंदी आया उतना भारत में देखने को नहीं मिलता। अब इसका एग्जाम्पल 2-3 जगह से मैं आपको देता हूँ। आपको 2003 का मंदी याद होगा, जहाँ पर विश्व स्लोडाउन में चला गया था। इस दौरान भारत में डाटा निकालिएगा आप लोग, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अवसंरचना निर्माण के घर बनाए गए थे। आपको इस डाटा को देखिएगा। अब कैसे कि इस दौरान लोग सस्ता सब चीज़ हो गया था, तो सस्ते में अवसर ढूंढ लिए कि नहीं। अभी मान लीजिए पहले अभी सीमेंट मान के चलिए 450 रुपये बोरा है, पर 2003 के अनुपात का मैं बात कर रहा हूँ, तो स्लो डाउन में ये आ गया था मान लीजिए 280 रुपये। तो 280 रुपये में आपको सीमेंट का एक बोरा मिल रहा, तो लोग धड़ल्ले से घर बनाना शुरू किए। तो भारत में जीडीपी ग्रोथ बना रहा, और चीज़ें है ना जितने अनुपात में विश्व में चीज़ें मंदी के दौर असर देखना भारत में उतना नहीं देखने को मिला। ऐसे ही चाइना के दौरान जब कोरोना चल रहा था, ध्यान रखिएगा, कोरोना चल रहा था, लोग घर में बैठे हुए थे, तो घर में लोग आके घर बना रहे थे अपना। आप इसको देखिएगा व्यवहारिक स्तर पर, अपने आसपास कोरोना काल 2 साल में कितने नए घर बने होंगे। इससे होता क्या, जो कोर सेक्टर है ना वो हमेशा इम्प्रूव रहता है। तो इससे हमारे देश में मंदी का जो दौर असर अन्य देशों में पड़ता है ना जितना, उतना भारत में नहीं पड़ता है। सबसे लॉजिकली यही है। बाकी चीज़ें किताबी, बाकी चीज़ें सब चीज़ें आप कर सकते हैं कि ऑटोमोबाइल बढ़ रहा है तो बिक्री बढ़। अब देखिएगा दिवाली में 6 महीने का वेटिंग लिस्ट पे है ना कार बुकिंग हुआ है। अब बताइए भारत में मंदी उस अनुपात में कभी आएगा? जहाँ के जिस देश में मंदी का दौर गुजरा विश्व में, वहाँ के लोग, एक देश ऐसा है जहाँ पर लोग 6 महीने का वेटिंग कार ले रहे हैं, वेटिंग करके भी कार खरीद रहे हैं। तो उस देश में कभी मंदी आएगा? सोच के देखिए। जैसे मान लीजिए 2 से 3% अमेरिका में जीडीपी ग्रोथ चल गया, कभी भी भारत में ऐसा आ सकता है? अभी आने वाले 20 से 25 साल में, 50 साल में कभी नहीं। ये हमेशा 7, 8, 9, 10 के आसपास के रेशियो में ही रहेगा। ध्यान रखिए, क्योंकि परचेजिंग पावर इंडिया में सबसे ज़्यादा विश्व में है, इसलिए ध्यान रखिएगा। परचेजिंग पावर, देखिए हम परचेजिंग पावर के मामले में आपको तीसरे स्थान पर आते हैं, पर ग्रोथ जिसका परचेजिंग पावर का है ना सीमा क्षेत्र है, वो आपको इंडिया में सबसे ज़्यादा चीज़ें उभर कर सामने आ रही। लोग परचेजिंग पावर के डेवलप हो रहे हैं, इसलिए ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलता होगा कि विश्व में मंदी का दौर चल रहा है। रूस यूक्रेन देखिए, अब इससे ज़्यादा बेहतर एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, पूरा अर्थव्यवस्था वहाँ का चौपट हुए जा रहा है यूरोप का, वहाँ पर खाद्य संकट हो रहा है। अब भारत में 88 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। कोरोना काल में विश्व त्राही माम में था, वहाँ पर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा था। इसका मतलब यह बिल्कुल ही नहीं है कि भारत मंदी से गौर से गुजर रहा है, पर उसके असर कम देखने को मिलेगा। आज के आर्टिकल में आपको यही चीज़ बताया गया है, तो उसे आप लोग देखिएगा। मैंने इसके व्यवहारिक पक्ष को आपको मैंने समझाया। कभी भी आपसे इंटरव्यू में प्रश्न पूछे या तो एग्ज़ाम में कभी लिखें, इसके व्यवहारिक पक्ष को समझाइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ चीज़ों का रोटेशन होता है। पर्व त्यौहार आएगा, लोग फटाफट जाएंगे मार्केट, अपने पूंजी से बहुत से इन्वेस्ट कर देंगे। कोर सेक्टर आपको इस दौरान डेवलप होता है। जितने अनुपात में विश्व में मंदियाँ रहती, भारत में देखने को नहीं मिलती। इसी तरह मुस्लिम समुदाय में जब कोई धर्म पर्व त्यौहार होता है, वो भी लोग खरीदारी करते हैं। और देखिएगा, ध्यान रखिएगा, सभी का एक टाइमिंग फिक्स है। इंडिया में पर्व त्यौहार होगा हर 15-20 दिन में, या तो महीने भर में एक ना त्यौहार कोई आ जाता है, तो जिसमें महीने दर महीने ना हमारा खरीदारी बढ़ता है। अब ऐसा नहीं कि जैसे ईसाइयों लोगों का है,
ईसाई लोग का 2 वर्ष में 2 बार ही आपको ये लोग मनाते हैं पर्व। तो साल में 2 बार ही इनका ना रेगुलर मार्केट में एक रेगुलर जो मार्केट है उसमें अतिरिक्त खरीदारी बढ़ेगी 2 बार ही ना। पर हमारे देश में हर 1 से 2 महीने के बीच में एक बड़ा फेस्टिवल है, सभी धर्मों के मिला लिया जाए, हर 1-2 महीने के रोटेशन ले लिया जाए। मैं तो जहाँ तक नॉलेज मुझे लग रहा है कि 15 से 20 दिन में ही कोई ना कोई किसी खास धर्म या किसी विशेष धर्म का आपको मिल जाएगा। मान लीजिए हिंदू का है तो उसी बीच में मुस्लिमों का एक पर्व आ जाएगा, इसके बीच में किसी ईसाई का, जैन का आ जाएगा। इसी प्रकार बहुत से जनजातीय आपको पर्व त्यौहार मिल जाएंगे। तो इससे होता है कि आपस में लोकल मार्केट हमेशा एक्टिव रहता है, और एक्टिव चीज़ें ही सक्सेस करती हैं, याद रखिएगा। आपको मार्केट एक्टिव मोड में जो रहेगा हमेशा खरीदारी होता रहेगा। वहाँ मार्केट में देखिए, आप 100 रुपया का सामान खरीदिए, 10,000 का सामान खरीदिए या 10 लाख का सामान खरीदिए, सभी के लिए टैक्स है ना, आपको इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं ना। तो कहीं ना कहीं सरकार के खजाने में ही जाते हैं ना। तो खर्चा सरकार के खजाने में गया तो जीएसटी संग्रह हुआ ना। तो जीएसटी संग्रह का मतलब यहाँ एक चीज़ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर जो मैं कहानी आपको इतना सुनाया, इसका मतलब होता है जीएसटी संग्रह सीधे तौर पर वस्तुओं के बिक्री से जुड़ा है, और जीएसटी संग्रह में तेजी वस्तुओं के बिक्री की तेजी का प्रमाण है। मैं आपको भी क्या बोला, इसका सबसे बड़ा लॉजिकली चीज़ यह है कि हमारे यहाँ पर्व त्योहारों का असर हमेशा रहता है, बाज़ार हमेशा खुली रहती है, वस्तुएं हमेशा डिमांड में रहती है। तो चीज़ें ये होता है कि जब भी मंदी आएगा उसी के अनुपात में हमारा जीडीपी बढ़ता रहेगा। तो ऐसे जो चीज़ों को समझिए, ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करने होंगे। आप लोगों ने किताबी ज्ञान पढ़िएगा ना तो चीज़ें किताबी ज्ञान तक ही समझ में आएगा। अब किताबी ज्ञान में बहुत सी चीज़ें यहाँ पर कही जा सकती है, पर वो व्यवहारिक स्तर पर इसे कौन सिद्ध करेगा। ऐसे ही सिद्ध हो रहा है। जीएसटी का मतलब आप वस्तुएं खरीदी जा रही है, माल प्रोडक्ट बिक रहा है, जिसके आधार पर उसके बाद जीएसटी संग्रह पैसे के रूप में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए आपको इससे रिलेटेड आपको एक पिक्चर स्लाइड शेयर किया गया है ग्रुप में, जो एससीओ के चीन BRI जो इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके समक्ष में भारत ने समर्थन नहीं किया सहयोग संगठन के संदर्भ में। वहाँ पर बातें की जा रही, मौजूदा सभी देश उसका समर्थन किए, भारत के अपने हित है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के संदर्भ में आप देखते होंगे जो भारत का कश्मीर क्षेत्र, वहाँ से आपको पाकिस्तान में CPEC बनाया गया, जो भारतीय संप्रभुता का प्रश्न है और भारतीय हित कहीं ना कहीं प्रभावित होते, जिसके कारण यह BRI का जो प्रोजेक्ट है उसे आपको भारत अपने संप्रभुता के संदर्भ में बातें करता है। इस पर मैंने पहले भी वीडियो कवर किया है। न्यू अपडेट जो है बस इसे आप लोग देख लीजिएगा कि इसमें सभी देशों ने, जो SCO के संगठन देश हैं, जो भारत को छोड़कर सभी ने इसका समर्थन किया है, क्योंकि उनको लगता है कि इससे वहाँ के आवागमन बढ़ेंगे, आयात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, तो जिससे लोगों के आय बढ़ेंगे। तो इसलिए चीज़ों को समझिएगा। इसलिए उन देशों ने, उनके पास ऐसा सीमा संप्रभुता का प्रश्न है नहीं, इसलिए वो लोग करेंगे भी और करना भी चाहिए उन लोगों को। पर भारत के अपने हित हैं, राष्ट्रीय हित हैं, उसको ध्यान में रख के इस सब चीज़ों को कवर कर रहा है। तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, आपको मैंने पहले भी कवर कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। जो टॉपिक के नीचे देखिए ब्लू कलर का लिंक होता है, वो उस टॉपिक के बारे में जानकारी देता है। तो आप लोग उस वीडियो को भी क्लिक करके देख लीजिएगा ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। बाकी चीज़ें वही हैं, जब तक डिस्प्यूट समाप्त नहीं होता तब तक चीज़ें कवर नहीं होंगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए COP27 का सम्मेलन जल्दी होने वाला है। इस पर आपको डेली करंट अफेयर सीरीज जो इवनिंग में लाइव क्लासेज होता है, तो उसमें आप लोग को कवर किया। देखिए लाइव क्लास में आप लोग सभी लोग शामिल होइए, संख्या भी कम है, धीरे धीरे बढ़ेगा मुझे उम्मीद है, पर आप लोग उसमें शामिल होइए। वो बड़े आपको जो लेते हैं ना वो क्लास, वो बहुत बड़े कोचिंग संस्थान के हैं। मैं यहाँ पर नाम नहीं, वो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, पर आप लोग को ये समझ में आनी चाहिए कि जो चीज़ें यहाँ दी जा रही हैं ना, आपको सभी जगह के आउटपुट जो निकल के आते हैं वहाँ पर आपको यहाँ दिया जाता है। तो लाइव क्लास जो चलता है ना, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर बहुत से प्रश्न क्लास में किए जाते हैं, उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। स्टेट PCS, UPSC PCS और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं वहाँ शामिल होइए, ताकि आप लोग का है ना होलिस्टिक इम्प्रूवमेंट हो सके। तो आप लोग उससे जाइएगा। देखिए यहाँ पर बातें की गई थी कि जो 27 है
जो होगा उसमें 6 से 18 नवंबर में मिस्र में आयोजित होने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन। आज हो गया 2 तारीख, अब 6 दिन के बाद 4 दिन के बाद आपको ये स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भारत धनी देशों के पर्यावरण के संदर्भ में जो प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी 100 अरब डॉलर फंडिंग के लिए, उस पर दबाव डालेगा, उस पर बात करेगा कि उसकी पूर्ति कीजिए ताकि विकासशील देश हैं वो इस दिशा में काम कर सके। अब देखिए 6 से 18 के बीच आपको शर्म शेख में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 27 के दौरान ग्लोबल वार्मिंग को कम करने भारत अपने सबसे बेहतर करने की प्रतिबद्धता जताएगा। हालांकि देखिए 2026 का जो COP 27 को उसमें प्रतिबद्धता 5 तत्व दिया था, मैं उस पर चर्चा करूंगा अभी। ध्यान रखिएगा 2009 में यह समझौता किया गया था कि यह 2020 तक 100 अरब डॉलर का योगदान करेंगे विकसित देश, जिसमें बहुत से देश थे। तो आपको ध्यान रखना है, अब अभी तक उसकी पूर्ति नहीं हुई है और इसी संबंध में बातें की जा रही हैं, भारत इसको प्रतिबद्ध होकर करेगा। तो 6 से देखिए इस पर चर्चा मैं 2 बार करूंगा, एक 6 तारीख किसके संदर्भ में और एक 19 तारीख को, कि इसके आउटपुट क्या है और उसके पास पहले के विषय क्या निर्धारित किए गए। 6 तारीख को पता चलेगा कौन कौन से विषय को रेखांकित किया गया। तो 2 वीडियो इस पर कवर होगा और इसके संपूर्ण पार्ट को हम लोग देख लें। तब तक आपको 26 के भारत के ग्लासगो सम्मेलन के लक्ष्य को आप लोग जानिए, इसी से रिलेटेड भारत अगला लक्ष्य देगा। तो इसमें देखिए भारत की ओर से अपना राष्ट्रीय वक्तव्य देते हुए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा COP 26 में जलवायु परिवर्तन के लिए भारत के 5 प्रतिबद्धताएं या 5 तत्व, याद रखिएगा 5 तत्व जलवायु परिवर्तन में PM मोदी के द्वारा दिया गया था। इसमें शामिल था लक्ष्य, क्या लक्ष्य था, 2030 तक भारत के गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाना, अर्थात गैर जीवाश्म ईंधन के रूप में जो नवीकरणीय ऊर्जा, उसको वर्ष 2030 तक भारत को 50% ऊर्जा आवश्यकता अच्छे ऊर्जा से पूरा करना। नेक्स्ट है 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था कार्बन तीव्रता में 45% से अधिक कमी लाना। जो कार्बन तीव्रता है, वो जो कार्बन हम जो फैला रहे हैं जीवाश्म ईंधनों के तरीके से, तो उसमें आपको 45% तक कमी लाना, यह करना है। अब से लेकर 2030 तक इसमें शुद्ध अनुमानित कार्बन उत्सर्जन 1 बिलियन टन की कटौती करना है 2030 तक। क्या लक्ष्य रखा कार्बन कटौती का या 0, और 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन अर्थात 0 कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। ये 5 तत्व या 5 प्राथमिकताएं भारत के द्वारा दी गई है। एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपको COP 26 के उद्देश्य और टॉप 27 में जो भारत नवीन प्रतिबद्धता जताएगा, उसके बीच क्या दोनों में अंतर है, समानताएं हैं असमानताएं, दोनों पर हम लोग चर्चा उस समय करेंगे। तब तक लोग वेट एंड वॉच कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है, 1 घंटा हो गया है, कोई बात नहीं है, बस यहाँ एनालिसिस होगा, उसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जल संरक्षण के लिए विकसित करेंगे नई तकनीक, राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? इस 7वें इंडियन वाटर जो मिशन चल रहा है उसी के उपलक्ष्य में। देखिए यहाँ पर PT ओरिएंट है नोएडा के इंडिया में एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में इंडिया वाटर वीक 7वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए कही है माननीय जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कि जनसंख्या और शहरीकरण के कारण जल प्रबंधन, संचयन, वाटर गवर्नेंस के समय की जरूरत है। तो ये टॉपिक आपको एक दे दिए इनके द्वारा कि इन सब टॉपिक को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, इससे प्रश्न क्रिएट हो सकता है। क्या? जनसंख्या और शहरीकरण के कारण जल प्रबंधन, संचयन और वाटर गवर्नेंस, वाटर को बेहतर गवर्नेंस कैसे करना, उसका किस रूप से किया जा सकता है, इसके संदर्भ में। साथ ही जल के सतत और समान वितरण, रिसाइकलिंग के कार्य प्रभावी ढंग करने के होंगे। तो ये प्रश्न टॉपिक है, इसमें स्पेशल एक वीडियो बनेगा, आपको ध्यान रखिए, बहुत ही विस्तृत टॉपिक है ये। तो जब वीडियो बनेगा उसमें आप वेट एंड वॉच कीजिएगा, सारी चीज़ों को कवर कर दिया। ये अभी दैनिक जागरण के अभी वीडियो में नहीं कवर हो पाएगा, क्योंकि इस पर 1 से 1.5 घंटा का वीडियो बनेगा। ध्यान रखिए, इतने टॉपिक लंबा विस्तृत है, इससे UPSC हो या स्टेट PCS हो, प्रश्न लगातार यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम लोग कवर कर लेंगे। बाकी चीज़ें इनके द्वारा की गई है तो अंडरलाइन किया हुआ है, उसे देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट है, यह आप लोग देख लीजिए, अनिश्चितता
अनिश्चितता से घिरी अर्थव्यवस्था। तो कैसे अर्थव्यवस्था अनिश्चितता से घिरी हुई है उसमें, हालांकि दुनिया में मंदी चल रही है, भारत में कुछ वृद्धि के दर देखने को मिले हैं, तो निर्यात आयात के असर के प्रभाव को देखा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें मैंने अभी बताया ना, जीएसटी संग्रह हो रहा है, उसमें अर्थव्यवस्था क्यों नहीं मंदी आ रही है, भारत में क्यों नहीं उतना असर दिखता जितना अन्य देशों में दिखता है, उसी के संदर्भ में रेखांकित करते हुए बातें यहाँ की गई है। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को अंडरलाइन किया गया है। जब आपको यह PDF दैनिक ऐप पर अवेलेबल होगा तो आप इसे वहाँ से देखिएगा, बेहतर तरीके से इसे पढ़ लीजिएगा, इसके की पॉइंट बना लीजिएगा। हालांकि दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का जो की पॉइंट है उसमें इसका स्क्रीनशॉट, इससे संबंधित बातें की रहेंगी, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। वही चीज़ें जो मैं अभी बोला हूँ ना, वही सब चीज़ें यहाँ पर की हुई है, बातें की गई है, तो उसे आप लोग कवर कर लेंगे। देखिए इसके बाद मस्क और मित्तल ने, मस्क से मित्तल अर्थात जो एलन मस्क हैं और जो भारतीय एयरटेल के जो मित्तल साहब हैं, दोनों सैटेलाइट इंटरनेट सेवा बढ़ाने के लिए जोर शोर से काम कर रहे हैं। जहाँ एलन मस्क ने 2300 छोटे सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे, वहीं पर भारत में जितने कुल भेजा गया सैटेलाइट छोटे न, उसमें 70% सैटेलाइट आपको भारतीय एयरटेल के जो मित्तल जी हैं उनके भेजे गए हैं। तो यहाँ क्यों भेजा जा रहा है यह ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बातें दी गई, लक्षित वर्ग कौन है उसके संदर्भ में। इंटरनेट सेवा जो होगा, अभी हम लोग जो यूज़ करते हैं सैटेलाइट सुविधा नहीं है, उसके तहत डायरेक्ट जो आर्मी जैसे आपको सैटेलाइट फ़ोन यूज़ करती है वैसे ही हो जाएगा फ़ोन। कुछ दिन के बाद सैटेलाइट डायरेक्ट सैटेलाइट से होगा, टावर की संख्या समाप्त हो जाएगी, टावर का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे लगातार ये समाप्त होगा और सैटेलाइट से ही फ़ोन सिग्नल दिए जाएंगे और वहाँ से कार्य होगा। इससे होगा कि गुणवत्ता वृद्धि होगा, तीव्र आपको संचालन होगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो आपको यहाँ अंडरलाइन किया गया सभी चीज़ें, उसको आप लोग इसको बस देख लीजिएगा, की पॉइंट इससे बना, इस पर जो चीज़ें लिखी उसी को क्या मैं पढ़ूँ, और यही इनफ है। इससे ज़्यादा आपको इसके संदर्भ में करना भी नहीं है कि सैटेलाइट के संदर्भ में क्या प्रासंगिकता है, क्या लक्ष्य इसके निर्धारण है, ये सब आपको प्रश्न किए जा सकते हैं। जो आपको यह अंडरलाइन जो किया हुआ उसे आप लोग देख लीजिए। इसका बाजार आकार भी देख लीजिए। मस्क की जो एलन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक ने वर्ष 2025 तक इस व्यवसाय से $30 अरब की कमाई करने का अनुमान लगाया है। वही OneWeb अर्थात एयरटेल के जो मर्ज कंपनी है वो 2030 तक सैटेलाइट इंटरनेट से वैश्विक में $30 अरब का आंक रही है। तो अब दोनों के 2025 तक भारत में बाजार $5 अरब तक पहुंचने का आसार है। भारत में $5 अरब पहुंचने का आसार है सैटेलाइट इंटरनेट से। तो समझिए कितनी बड़ी राशि यहां से प्राप्त हो सकती है कंपनियों को। तो इसलिए इस क्षेत्र में कार्य और दिशा हो रहा है, तो आप लोग इसे भी समझिएगा। चलिए कल हम लोग फिर नए एक वीडियो एनालिसिस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आज 5 बजे तक आपको एक पॉलिटी का जो वीडियो है वो अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग उसे देखिएगा। और जो कल का वीडियो आप लोगों को मैंने बताया है कि देख लीजिएगा, वो उसे भी देख कर आप लोग आइएगा ताकि चीज़ें समझ में आए। NCERT और एन लक्ष्मीकांत को मैंने पढ़ने को बोला आर्टिकल 20, 21 और 22 के संदर्भ में, तो आप उसे ज़रूर पढ़ के आइए ताकि चीज़ें समझ पाएंगे। अब लिस्ट पहले बता दिया जाएगा किस टॉपिक पर क्लास होंगे, उसमें आप लोग को पहले NCERT और जो भी संबद्ध ऑथेंटिक बुक है उसे पढ़ कर आइएगा, ताकि आप जो मैं समझाऊँ ना आप उसे कोऑर्डिनेट कर सके, क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं और क्या चीज़ें होनी चाहिए, एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बेस्ट एनालिसिस के साथ आप लोगों को मैं चीज़ें दूंगा, तो आप लोग आइए जुड़िए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।